हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर, यानी कि बीएड जो फर्स्ट ईयर के जो पेपर होने वाले हैं, जो हमारा 23 तारीख को पेपर होने वाला है, उसके लिए आपके लिए लॉन्ग प्रश्न हम लेके आए हैं। और लॉन्ग प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यानी कि यही प्रश्न पेपर में आना है बिल्कुल। इसके लिए हमने टैगलाइन भी रखी है कि एक ही वीडियो में जाए और 90% स्कोर करे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है, यानी कि फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है हमारा, जिसे हम कहते हैं समकालीन भारत और शिक्षा का, टॉपिक नंबर 1। ठीक है, तो जो 23 तारीख को हमारा पेपर होने वाला, उसके लिए आपके लिए हम एक लॉन्ग प्रश्न लेके आए हैं और आपको हम बताएंगे कि लॉन्ग प्रश्न को हम किस टाइप से लिखते हैं। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 1, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप एसएमएस कर दें, जिससे आपको हम पीडीएफ दे देंगे। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिएगा, 1 यूनिट में हमारी जो भारत में जो शिक्षा है, एजुकेशन इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो हमारे 3 पार्टों में डिवाइड है, जैसे कि वैदिक कालीन, बौद्धकालीन और मध्यकालीन। तो 3 पार्टों में डिवाइड है, यानी कि वैदिक कालीन शिक्षा है आपकी, ठीक है, और उसके बाद में वैदिक कालीन शिक्षा है, बौद्ध है आपकी, और मध्यकालीन आपकी एजुकेशन है। तो इस पार्ट में हम आज बात करेंगे बीच के पार्ट की, जो हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है आपकी बौद्धकालीन शिक्षा। तो आपको पता है कि जो हमारे हिस्ट्री से भी कुछ संबंधित टॉपिक होते हैं, तो उसमें जो भारत में जो शिक्षा का महत्व जो दर्शाया गया है यहाँ से, उसकी बात आज हम यहाँ से करेंगे। तो देखते हैं कि पहला प्रश्न होता है, जैसे हमारे पेपर में प्रश्न आता है तो हमको उसको किस टाइप से लॉन्ग आंसर के रूप में लिखें कि एग्जामिनर जो हमारा होता है वो हमको बहुत ही अच्छे नंबर दे। तो प्लीज आप देखिएगा अच्छी तरह से, और आपको हम बताते हैं कैसे आपको प्रश्न को लिखना है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे प्रश्न जो आए हैं पेपर में, वो किस टाइप से प्रश्न आते हैं। तो देखिएगा, आपसे पहले मैं बता दूं कि बौद्ध कालीन शिक्षा से अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आपको इसी को बना के लिखना है, यानी कि जो हमारी डिटेल है, जो हमारा डिटेल पार्ट है, उसी की तरह बना के लिखना है। तो प्रश्न भी कई तरह से पूछा जाता है, जैसे बौद्ध कालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं का विवरण दीजिए या वर्णन कीजिए, और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा पद्धति की उपदेयता या दोनों का उल्लेख कीजिए, यानी कि जो देन है हमारी, उसका क्या है, उल्लेख करना है हमको। उसके बाद है कि बौद्ध शिक्षा पद्धति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिएगा, ऊपर वाला प्रश्न और नीचे वाला प्रश्न क्या है, एक ही प्रकार का है। और आधुनिक शिक्षा को बौद्ध शिक्षा पद्धति की मुख्य देनों का उल्लेख कीजिए। तो कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिख रहा होगा दोनों प्रश्नों में, यानी कि दोनों के दोनों जो प्रश्न हैं वो क्या है, एक ही टाइप्स के प्रश्न आपके, दोनों के दोनों प्रश्न एक ही टाइप के प्रश्न आपके बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिएगा, ए प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया और ए भी प्रश्न पूछा गया, यानी कि बौद्धकालीन अगर एजुकेशन से कोई प्रश्न हमारा यहाँ से आता है तो हमको कुछ इसी टाइप से प्रश्न लिखना है, जिस टाइप से आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बौद्ध के तो आपके बारे में पता होता। अगर हम भगवान बुद्ध की अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि महात्मा भगवान बुद्ध, जिनको क्या था, जिन्होंने अपना घर छोड़ दिया 29 वर्ष की अवस्था में, और 35 वर्ष की अवस्था में उन्होंने क्या कर ली, ज्ञान की प्राप्ति कर ली, तो वो महात्मा बुद्ध कराने लगे। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा ही बौद्धकालीन शिक्षा का विकास किया गया। तो जब 29 वर्ष की अवस्था से 35 वर्ष की अवस्था में जो कठिन तपस्या इन्होंने करी थी, 29 से 35 यानी कितने वर्ष लग गए इनको तपस्या करने में, 6 वर्ष। तो 6 वर्ष इनको तपस्या करने में लग गए, और तपस्या करने के बाद में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी। जब इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करी तो उसके बाद में ये सबसे पहले जो ज्ञान प्राप्ति के बाद गए थे, तो सबसे पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। कहां पर उपदेश दिया था, सारनाथ में उपदेश दिया था सबसे पहला। और सारनाथ के लोगों को इन्होंने शिक्षित किया था वहां पे। तो सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ के लोगों से मिला था इनको, और सारनाथ के लोगों ने जो पहला उपदेश था, तो बौद्ध ग्रंथों में उसे क्या कहा गया, तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से हम उसको जानते हैं। तो उसके बाद इन्होंने भारत में कई बौद्ध शिक्षा, जो हमारा बौद्ध ग्रंथों का सबसे महत्वपूर्ण हमारा ग्रंथ है त्रिपिटक जिसको हम बोलते हैं, उसमें बौद्ध संघ की शिक्षाओं का भी विवरण दिया गया, जिससे 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं। सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, और आपका अधिधम्म पिटक होता है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या करा था, बोध गया में एक वृक्ष है पीपल का, उसके नीचे बैठकर ज्ञान की प्राप्ति करी थी। तो 29 वर्ष की अवस्था से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति करी थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो सबसे पहला जो उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया जाके, और वहां पर इनको कहा गया धर्मचक्र परिवर्तन। तो बौद्ध ग्रंथों में पहले उपदेश को क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन। उसके बाद उन्होंने सबसे ज्यादा अगर शिक्षा के बारे में कहीं पर बात की है तो उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती की है आपके, और श्रावस्ती में ही इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश भी दिए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो श्रावस्ती हमारी, उसमें सबसे ज्यादा कम उपदेश,
मतलब सर्वाधिक उपदेश किसने दिए थे? महात्मा बुद्ध ने दिए थे यहाँ से। और भारत की अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो साक्षरता दर है वो आपके कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर की है। लेकिन सबसे कम की अगर हम बात करेंगे तो आज भी सबसे कम क्या है? हमारी श्रावस्ती में ही साक्षरता दर सबसे कम है उत्तर प्रदेश की। तो उसी प्रकार से हम समझते हैं कि तो भगवान बुद्ध, ठीक है, तो भगवान बुद्ध ने जो बौद्ध कालीन जो शिक्षा की व्यवस्था जो प्रदर्शित करी थी हम भारतीयों के सामने, उसी के अकॉर्डिंग भारत में क्या था? समाज चलने लगा था जिससे हम बौद्ध कालीन शिक्षा कहने लगे थे। ठीक है, तो इसी पे एक बीएड में हमारे प्रश्न बनता है, जो आपके 2 प्रश्न बनेंगे, यानी कि बौद्ध कालीन शिक्षा से कोई भी प्रश्न अगर आता है तो हमको कुछ इसी टाइप से लिखना है। आप समझते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? शिक्षाओं के प्रश्न में। तो सबसे पहले आपको पता है कि लॉन्ग आंसर में कुछ हमें टाइप लिखना होता है, टाइप के बाद हम एक प्रस्तावना लिखते हैं, इसको हम कहते हैं प्रस्तावना। तो देखिएगा हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना, और उसमें हम लिखेंगे कि बौद्ध काल में शिक्षा जो है मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक साधन था। ठीक है, कि सर्वांगीण विकास जो हमारा होता है, यानी कि जो विकास था क्या था? शिक्षा का विकास आज भी हो रहा है। तो भारत में आज भी अगर कोई पुरुष अनपढ़ है तो लोग उसको ज्यादा इज्जत नहीं देते हैं। और इससे पहले अगर हम बात करें, अगर हम एजुकेटेड व्यक्ति हैं, यहाँ से अगर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो लोग हमको क्या देते हैं? इज्जत आज के समाज में ज्यादा देते हैं। तो पहले का समाज क्या था? अनपढ़ भी था, लेकिन आज भारत में बहुत ही कम लोग क्या है? अनपढ़ की श्रेणी में आते हैं। इसका उद्देश्य मात्र क्या है? आपके किताबी ज्ञान से नहीं है, यानी कि पुस्तकीय के ज्ञान से नहीं है, यानी कि जो हमारा उद्देश्य बन रहा है यहाँ से, पुस्तक का ज्ञान प्राप्त करना ही शिक्षा नहीं है। अब तो मनुष्य के स्वास्थ्य का विकास करना भी क्या है? एक प्रकार की शिक्षा, यानी कि मनुष्य के स्वास्थ्य का विकास करेंगे तो भी क्या है? एक हमारा एजुकेशन है। बौद्ध युग में शिक्षा व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक उत्थान का सर्वप्रमुख माध्यम है। तो क्या है? सर्वप्रमुख माध्यम है या माध्यम थी। बौद्धिक साहित्य में व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना। देखिएगा कि बौद्ध साहित्य जो है, यानी कि बौद्ध साहित्य हमारा क्या आता है? त्रिपिटक। अगर हम बौद्ध साहित्य की यहाँ से बात करेंगे तो हम लिख सकते हैं त्रिपिटक। तो जो हमारा बौद्ध साहित्य है उसमें कहा गया है, त्रिपिटक में क्या होता है? हमको ज्ञात होता है कि व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना शिक्षा का महत्व उद्देश्य बतलाया गया है। चरित्र और आचरणहीन व्यक्ति की सर्वत्र निंदा की गई है। यानी कि चरित्र और चरित्रहीन, यानी कि जो चरित्रहीन व्यक्ति होता है, जो आचरणहीन जो व्यक्ति होता है, उसकी आज भी निंदा की जाती है और पहले भी निंदा की जाती थी। यही एक स्टोरी है महात्मा बुद्ध की। महात्मा बुद्ध एक गांव में गए थे, तो उन्होंने कहा, तो लोग कहने लगे कि उस महिला के यहाँ पर मत जाना, उस महिला के यहाँ पर नहीं जाना, वो क्या है? चरित्रहीन है। तो महात्मा बुद्ध क्या देते थे? लोगों को संदेश देना पसंद करते थे। तो उन्होंने कहा, वहां के सरपंच को बुलाया और सरपंच से बोला कि क्या वो महिला ऐसी है? तो सरपंच ने भी उसके बारे में कई सारी ऐसी बातें बता दी। महात्मा बुद्ध को पता चला कि ये बताओ कि इस अगर समाज में कोई व्यक्ति अगर उसको इज्जत से देखता उस महिला को, तो वो चरित्रहीन होती ही नहीं। तो ये समाज पूरी तरह से चरित्रहीन है। तो उस जगह क्या था? महात्मा बुद्ध भी उस जगह पूजे जाने लगे थे वहां पर। तो महात्मा बुद्ध का क्या था? हृदय परिवर्तन, यानी कि व्यक्ति का हृदय परिवर्तन कर देते थे। तो व्यक्ति शिक्षा जो है वो आपके विकास में भी पूरी तरह से क्या है? सहायता करती है यहाँ से। और प्राचीन भारतीय शिक्षा की पद्धति विश्व की सर्वाधिक रोचक व महत्वपूर्ण पद्धति है। देखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक रोचक व महत्वपूर्ण पद्धति है आपकी जो भी प्राचीन शिक्षा है हमारी सभ्यताओं में एक है। यानी कि जो भी हमारा सभ्यता है, यानी कि जो हमारे बोलने की सभ्यता है, जो हमारे सीखने की सभ्यता है, वो क्या है? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है आपकी पद्धति। भारत, यानी कि महाभारत में कहा गया है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप कोई दूसरा नहीं है। तो देखिएगा, अगर हमें बहुत अच्छा प्रश्न लिखना होता है यहाँ से कि एग्जामिनर हमारा नंबर यहाँ से ना कट करे, तो हम लिख सकते हैं महाभारत को ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं जय सहता, क्योंकि महाभारत को हम किस नाम से जानते हैं? जय सहता के नाम से जानते हैं। तो हम महाभारत के बाद में ब्रैकेट लगा के जय सहता भी लिख सकते हैं, जिससे क्या होता है? प्रश्न में हमें नंबर क्या मिलेंगे? बहुत ही अच्छे मिलेंगे। कहा गया है कि विद्या के समान नेत्र तथा सत्य के समान तप का कोई दूसरा साधन नहीं है पूरे भारत में, पूरे विश्व में कहीं भी कोई साधन नहीं है। तो शिक्षा ही हमारी सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी आपकी होती है। यहां से देखेंगे कि बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो दूसरी हेडिंग हम डाल देंगे बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षाओं की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। ऐसे हम लिखते हैं अच्छे से, जितना अच्छे से हम लिखेंगे उतने अच्छे से ही हमको क्या मिलेंगे? वहां पर नंबर मिलेंगे।
तो शिक्षा का माध्यम है, शिक्षा का माध्यम पाली भाषा में। तो कह सकते हैं कि बौद्धकालीन जो शिक्षा मिलती थी हमको वो किस भाषा में मिलती थी, पाली भाषा में मिलती थी। अगर जैन कालीन शिक्षा की बात करेंगे तो हमको वो प्राकृत भाषा में मिलती थी। इसके अतिरिक्त संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। तो आपको पता है जो आपका ग्रंथ है यानी कि जो प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, वो भी किस भाषा में लिखा गया है, तो वो भी आपके लिखा गया है पाली भाषा में, और संस्कृत भाषा का भी प्रयोग हुआ था। एक प्रोफेशन है जिन्हें हम कहते हैं पीडी पाठक के अनुसार शिक्षा का माध्यम सामान्य रूप से पाली भाषा में थी। लेकिन शिक्षा जो थी वो सामान्य रूप से किस भाषा में थी, आपके पाली भाषा में पूरी तरह से क्या थी, शिक्षा थी। परंतु बौद्धिक साहित्य में शिक्षा का माध्यम क्या थी, संस्कृत भाषा थी। अगर हम बात करें कि बौद्ध यानी कि शिक्षा का जो माध्यम था वो सामान्य भाषा में क्या था, पाली था, लेकिन परंतु बौद्धिक साहित्य के शिक्षा का माध्यम अगर बात करेंगे तो क्या थी, आपकी संस्कृत थी। इसके अतिरिक्त देश में जितनी भी प्रचलित भाषाएं थी सभी का प्रयोग किया जाता था, यानी कोई भी ऐसी भाषा नहीं थी जिसमें शिक्षा हमारी नहीं है। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो ऐसी हमारी भारतीय संविधान की भी अगर हम यहाँ से बात कर लें तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान की जो हमारी भाषाएं हैं उन सभी में क्या है, शिक्षा का महत्व है, सभी में शिक्षा हमको मिलती है। तो जितनी भी भाषाएं भारतीय संविधान में सभी को हमको क्या मिलती है, शिक्षा वहां पर मिलती है। मूल संविधान में आपकी 14 भाषाएं थी, 8 जोड़ दी गई, तो भारतीय संविधान में कुल मिलाकर आज की डेट में 22 भाषाएं, 22 भाषाओं में हमको क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है यहाँ से। तो देखिएगा ऐसे हमको लिखना है, यानी कि जितना हम अच्छे से यहाँ से लिखेंगे कि प्रोफेसर पीडी पाठक के अनुसार क्या कहा गया था, तो ऐसे हमको लॉन्ग आंसर लिखना है। उसके बाद पॉइंट नंबर अगर 2 की बात करेंगे तो शिक्षण पद्धति की यहाँ से बात हम करते हैं। इस काल में शिक्षा की पद्धति मुख्यतः कैसी थी, मौखिक थी, यानी कि लोगों को ओरल सिखाया जाता था। लोगों को क्या कराया था, ओरल सिखाया जाता था, यानी कि लिखित पद्धति प्रचलित नहीं थी। तो देखिएगा आज के समाज में लिखित पद्धति, और हम पढ़ भी रहे हैं किसको, लिखित पद्धति को। तो आज के समाज में मौखिक पद्धति भी प्रचलित है और लिखित पद्धति भी। पहले क्या थी, सिर्फ मौखिक थी, लिखित नहीं थी। यहाँ से रटने पर बल दिया जाता था, मौखिक था तो रटने पर बल दिया था, लिखने पर कोई बल नहीं दिया जाता था। वाद विवाद, तर्क, विश्लेषण, व्याख्या और स्पष्टीकरण विधियों का प्रयोग किया जाता था। यानी कि अगर मौखिक आपसे कोई टीचर पढ़ा रहा है, आपका शिक्षक जो आपको पढ़ा रहा है, अगर वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस पर तर्क भी कर सकते हो, वितर्क भी कर सकते हो, विवाद भी कर सकते हो, उसको अपवादित भी कर सकते हो। भाई मुझको समझ में नहीं आया तो मुझको बताइएगा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है आपका। तो रटने पर बल दिया जाता था, मौखिक पद्धति थी, लिखने की कोई व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा में नहीं थी, क्योंकि भाषा हमारी क्या थी, पाली भाषा में हमारी शिक्षा हुआ करती थी। उसके बाद हेनसोंग देखिएगा, चीनी यात्री था। तो भारत आने वाला तीसरा चीनी यात्री था हेनसोंग। ये किसके समय भारत आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हेनसोंग क्या आया था, भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में हेनसोंग जब भारत आ गया था यहाँ से, तो इसने क्या करा था, कि शिक्षा पाठ्य वस्तु का सामान्य अर्थ बताते हैं तथा विद्यार्थियों को सम विस्तार पढ़ाते हैं। यानी कि जो हमारी शिक्षा है वो विद्यार्थियों को पूरी तरह से एक अच्छे ढंग से पढ़ा रही है। ये किसने कहा था, हेनसोंग ने कहा था। शिक्षक विद्यार्थियों को परिश्रम के लिए प्रोत्साहित करते थे। यानी कि चीनी यात्री चीन से चलकर आया था, भारत में बौद्धकालीन अगर शिक्षा की बात करता है तो कह रहा है कि यहाँ पे जो शिक्षक थे वो बच्चों को बहुत अधिक बल देते थे उसके पढ़ने पर, और कुशलता की उन्नति के पद पर अग्रसर करते थे। यानी कुशलता से अग्रसर करते थे कि भाई पढ़ो तभी आपको आगे बढ़ोगे, ठीक है। तो शिक्षा पर बल बौद्धकालीन शताब्दी से दिया जाता है, यानी कि हम अगर बात करें तो 5वीं और 6ठी शताब्दी से ही शिक्षा पर पूरी तरह से बल दिया जाने लगा था। यहां से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो है कि जो पजब्बा जो संस्कार है हमारा, ये बौद्ध धर्म में प्रचलित है, आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता था, इसको ध्यान से सुनिएगा, पेपर में आइएगा तो इसको जरूर लिखिएगा, क्योंकि इसके पूरे के पूरे नंबर आपको मिलेंगे अगर आप इस टाइप से प्रश्न को लिखते हैं। तो पजब्बा संस्कार के समय विद्यार्थी अपने केस, देखो केस क्या होते थे, मुंडाकर, यानी कि केस क्या होते थे, केस हटा देते थे, वहां से वस्त्र धारण कर लेते थे। कैसे वस्त्र धारण करते थे, तो पीले वस्त्र, यानी कि येलो कलर के वस्त्र वो पहन लेते थे। और केस क्या करते थे, केस हटा देते थे, कह सकते हैं मुंडन करा लेते थे अपना। बिना पीटक के अनुसार, अब बिना पीटक की अगर हम बात करेंगे, आपको नई लाइन से लिखना है कि बिना पीटक लगा के डैश लगा के आपको यहाँ से लिखना है। बालक अपने सिर को मुंडराता था और पीले वस्त्र धारण करता था। यही बात है कि भाई सिर के बाल को हटा दिए, यानी कि मुंडन अपना करा लिया। तो आज के समय में भी क्या है,
प्रथा प्रचलित है किसकी, मुंडन की। लेकिन शिक्षा जब ग्रहण करने आते हैं तो कोई मुंडन नहीं कराता है ना। अगर करा भी लोग तो लोग मजाक बनाते हैं भारतीय समाज में, ठीक है ना। तो हम कब मुंडन अपना कराते हैं, यानी कि अगर आप मतलब कराना चाहते हैं तो आप किसी भी वक्त करा सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम मुंडन कराते हैं तो कैसे कराते हैं, किसी की हमारे यहाँ पे मृत्यु हो जाए तो उसकी जो 10वां संस्कार हमारा होता है वहां पर क्या करते हैं हम, मुंडन वगैरह कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ से पता हमको चलता था कि भाई पीले वस्त्र धारण करते थे और सिर के बाल जो थे हमारे, यानी कि यहाँ से जितने भी बाल थे उनको क्या करते थे, खत्म कर देते थे हम लोग यहाँ से, ठीक है। अब मठ में भिक्षुओं यानी कि भिक्षुणी थी और भिक्षुआ थे। पुरुष को क्या कहते थे, भिक्षुणु कहते थे बौद्ध काल में। भिक्षुड़िया किसे कहते थे, तो उनको हम स्त्रियों को कहते थे। चारण चरणों को अपने मस्तिष्क से स्पर्श करता था और उनके सामने पलती, यानी कि पलती भीर के अगर हम खाना खाते हैं ना, बैठी हुई मुद्रा में खाना वगैरह खाते हैं, तो यहाँ पे शिक्षा पलती मारकर भूमि पर बैठ जाता था। और मठ का सबसे बड़ा भिक्षु उसे 3 बार शपथ लेने को कहता था, यानी कि 3 बार शपथ ली जाती थी। तो शपथ किस माध्यम से ली जाती थी, ये देखिएगा। ये प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आ सकता है कि पजब्बा संस्कार किस धर्म से संबंधित है, तो आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहां से देखिएगा कि भाई वस्त्र अपने धारण कर लिए थे, बालक अपने सिर को मुंडाता था और पीले वस्त्र पूरी तरह से क्या करता था, धारण कर लेता था। प्रवेश करने वाले मठ में भिक्षुओं के चरणों को अपने मस्तिष्क से स्पर्श करता था और उनके सामने पलती मारकर, यानी कि जैसे हम खाना खाते हैं आज पेट में, जमीन पे बैठ के घर पर, उस तरह से क्या करता था, वो क्या करता था, ज्ञान की प्राप्ति करता था और शपथ ग्रहण करता था। तो शपथ देखो 3 तरह से लेने की थी। एक तो बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, संघ शरणम गच्छामि। तो बुद्ध के त्रिनेत्र के नाम से जानते हैं हम इनको। किस नाम से जानते हैं, त्रिरत्न के नाम से इनको हम जानते हैं। तो त्रिरत्न में आपके 3 चीजें शामिल है, बुद्ध, धम्म और संघ। ये 3 रत्न में आपके शामिल है यहाँ से। अब इस शपथ के बाद 10 उपदेश दिए जाते थे, यानी कि 10 उपदेश दिए जाते थे इस शपथ के बाद में। तो वो 10 उपदेश कौन कौन से हैं, अगर आपके पेपर में एक प्रश्न आएगा, नहीं आएगा 100%, ठीक है। तो जब भी प्रश्न आएगा तो आपको कुछ इसी टाइप से लिखना है और आप विश्वास रखिएगा आपको पूरे के पूरे नंबर यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप जितना अच्छा एग्जाम्पल लिखेंगे यहाँ से, जितना अच्छा उसका आंसर आप डिस्क्राइब करेंगे वहां पर, उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस शपथ के बाद 10 उपदेश दिए जाते थे। कितने उपदेश भाई मिलते थे, उपदेशों की संख्या होती थी 10, ठीक है। और 10 उपदेशों को हम क्या कहते थे, तो ये भी प्रश्न पूछा था कि शपथ ग्रहण करने के बाद कितने उपदेश दिए जाते, 10। तो क्या कहते थे उनको, हम कहते थे 10 सिक्का पदानी कहते थे। 10 सिक्का पदानी के नाम से उनको हम जानते थे। तो देखिए एक तो यही है जो आज के समाज में भी प्रचलित है, आपकी चोरी ना करना। तो चोरी नहीं करनी थी हमको यहाँ से, असत्य ना बोलना, यानी कि झूठ ना बोलना, असत्य नहीं बोलना था। ऊंचे बिस्तर पर ना सोना था, यानी कि ऊंचे बिस्तर पर जो हम आज सोते हैं, जैसे बेड हो गया आपका ऊंचा है जमीन से, उस पर नहीं सोना था। कहाँ हमको सोना था, तो हमको जमीन पर सोना था। यहाँ से जीव की हत्या भी नहीं करनी थी हमको, यानी कि जीव की हत्या भी हम नहीं कर सकते थे। तो जीव की हत्या को, एक अहिंसा शब्द होता है हमारे समाज में और एक शब्द होता है हिंसा। तो जीव की हत्या करना क्या कहलाता है, आपकी हिंसा, यानी किसी भी व्यक्ति को हिंसा नहीं पहुंचाई जा सकती थी, किसी भी जीव जंतु को हिंसा नहीं पहुंचाई जाती थी। तो जीव की हत्या ना करना यानी कि हिंसा ना करना। श्रृंगार प्रसाधनों का प्रयोग ना करना, यानी कि जो महिलाएं आज की डेट में, जो पुरुष आज की डेट में बहुत क्रीम पाउडर भी लगा लेते हैं महिलाओं की तरह, उनका प्रयोग पूरी तरह से क्या था, वर्जित था, यानी कि वो प्रयोग हम नहीं कर सकते थे, है ना। फेरम लवली लगा ली आपने, लिपस्टिक लगा दी, किसकी, लैक्मी की, महिलाओं को तो बिल्कुल वर्जित था यहाँ पे। यानी कि बौद्ध धर्म में महिलाएं भी तो पढ़ रही थी वहां से, थोड़ी ना थोड़ी, यानी कि महिलाओं को भी थोड़ा सा क्या था, वहां पे पढ़ने की शिक्षा का उत्साहित किया गया उनको कि भाई पढ़ो आप लोग। तो ऐसा नहीं था कि लैक्मी की लिपस्टिक लगा कोचिंग जा रही है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था वहां पे। वहां क्या था, वहां एकदम एकदम सिंपल सा चेहरा होना चाहिए था। आज पता चला कि बारिश हो गई तो चेहरा ही पूरी तरह से लड़कियों का क्या हो गया, पता चल गया कि भाई फेस कट निकल आया बढ़िया से एकदम। अब ब्यूटी पार्लर से कोई लड़की आ जाए यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, अब पता चले बाद में हो जाए बारिश, तो बिल्कुल एकदम एडिशनल फेस निकलता है उसका, ठीक है। तो याद रखिएगा जब बौद्ध काल में शिक्षा जब हम पढ़ने जाते थे तो बिल्कुल फ्री, यानी कि फेस पे कुछ लगा हुआ नहीं होता था। आज क्या है, फेस पे बहुत कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। एजुकेशन तो दूर की बात होगी, पहले लिपस्टिक लगानी है, क्रीम पाउडर हमको लगाना है, तो ऐसा कुछ नहीं था यहाँ से, ठीक है। सोने चांदी का दान नहीं देते थे, यानी कि सोने चांदी का दान भी हम यहाँ से नहीं देते थे। अशुद्धता से दूर रहते थे,
वर्जित समय में भोजन ना करना, यानी कि जो समय बेकार हो चुका है उसके अकॉर्डिंग भोजन ना करना, ये भी उसकी प्राथमिकता थी। नृतक साहित्य से दूर रहना, यानी कि जो हम शादियों में जाके जो भांगड़ा करते हैं ना, जो हम ऐसे ऐसे डांस करते हैं ना, तो उसको भी करने की जरूरत नहीं थी, यानी कि सबसे अलग कर दिया था। तो आज भी अगर आप ऐसे ही कुछ, अगर अपनी एजुकेशन को कुछ इसी टाइप से चलाते हैं, अगर आप अपनी एजुकेशन को कुछ इसी टाइप से यहाँ से चलाते हैं, तो आप बिलीव रखिएगा आपका सिलेक्शन बहुत ही जल्दी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा, मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो मादक पदार्थों का सेवन आज भी हम नहीं कर सकते। तो ऐसे कई सारे पॉइंट हैं जो आज भी शिक्षा में, अगर हम इसमें यहां से देखें तो ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जो आज भी भारतीय शिक्षा में भी प्रचलित हैं, बौद्धकालीन नहीं, यानी कि भारतीय शिक्षा में भी पूरी तरह से क्या है, प्रचलित है यहाँ से, कि भैया ऐसा है कि मादक पदार्थों का सेवन, अब देखिएगा सिगरेट पी रहे हो, है ना, पापा आ गए तो सिगरेट फेंक दी, है ना, पी रहे हो भाई क्वार्टर, है ना, क्वार्टर ले आए, अब सिगरेट पी रहे हो तो मुंह बना रहे हो कैसा, ऐसे करके मुंह बना रहे हो, अब ऐसे करके तुम मुंह बना रहे हो तो धुआं फूक रहे हो ना वहां से। अब देखोगे ना स्प्लेंडर बाइक देखे होगे तो उसका साइलेंसर कैसा होता है, बिल्कुल तुम्हारे मुंह की तरह होता है ऐसे, समझ गया ना। तो बाकी सारे ही काफी है। तो मादक पदार्थों का सेवन आज भी नहीं करना चाहिए। सोने चांदी का दान आज लोग जो हम करते हैं वो पहले नहीं करते थे। ठीक है, तो सोने चांदी का दान भी नहीं करना चाहिए था। अशुद्धता से दूर रहना था। वर्जित समय में भोजन नहीं करना, यानी कि समय क्या था, ओवर हो जाता था, तो वहां पे हम भोजन भी नहीं कर सकते थे। राइट, यहां से क्या था। अब स्त्री शिक्षा क्या थी, प्रोफेसर एस वर्मा के अनुसार, आप बिल्कुल ऐसे ही लिखें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, अच्छे से लिखें और भी थोड़ा अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। जो मैं बातें बोल रहा हूं तो वहां भी आपको अच्छी तरह से लिखना, नहीं बातें जो बोल रहा हूं वो नहीं लिखनी है, मतलब अच्छे से लिखना है, नहीं पूरा कि भाई सिगरेट की तरह तुम्हारा मुंह है, स्प्लेंडर की तरह तुम्हारा मुंह है। ठीक है, ये चल रही है कहानी कि भाई तुमने पुला लिया तो तुमने मुंह ऐसा बना दिया, अब तुम सिगरेट धुआं मार रहे हो, तो ये चीजें नहीं है। अरे ये भाई सिगरेट नहीं है भाई, ये डॉट पेन है, पढ़ाने वाला पेन है भाई, इसे लिखते हैं हम लोग, है ना। बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि देखिएगा बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी। ये कुछ टाइप का मत है आपके किसका, प्रोफेसर एस वर्मा का। लेकिन कुछ शब्दों में कहा जाता है कि शिक्षा दी जाती थी, लेकिन इनके शर्त क्या करा थी, बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों का प्रवेश क्या था, पूरी तरह से नहीं था। अब प्रोफेसर एस अलेक्कर के अनुसार क्या कहा कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की अनुमति, स्त्री शिक्षा को विशेष रूप में समाज में कुलीन व व्यवसायिक वर्गों में स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया गया। अब इन्होंने जस्ट इसकी एग्जिट बात कह दी कि वह स्त्रियां तो थी, लेकिन इसका एग्जिट विवरण नहीं है, तो अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग बातें वो कर रहे हैं। तो आप देखिएगा कि बौद्धकालीन शिक्षा में स्त्रियों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, यानी कि वहां पे कहा जाता है कि महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था। राइट, तो एक किसका कथन था, तो एस वर्मा का कथन था। ऐसे अलेर के अनुसार अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो उनके भी कथन को देखते हैं कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश करने की अनुमति ने स्त्री शिक्षा को विशेष रूप से समाज में कुलीन व्यवसायिक वर्गों की स्त्रियों की शिक्षा को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया है। तो लॉन्ग आंसर है हमारा, तो हमको टाइम लग रहा है इस चीज पे, और आपके लिए मैं बता रहा हूँ बहुत अच्छा है। आज हम ये देख रहे हैं, कल हम दूसरा भी देखेंगे, यानी मध्यकालीन से भी क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से। ठीक है, कह रहे हैं वस्त्र धारण करती थी, छात्रों को कम वस्त्र धारण करने का आदेश था, यानी कि छात्र जो थे वो ज्यादा वस्त्र नहीं पहन सकते थे, या सर्दी थी या गर्मी थी, ज्यादा वस्त्र वो नहीं पहन सकते। तो आप इसको लिख सकते हो कि छात्रों को ज्यादा वस्त्र सर्दी और गर्मी में पहनने का पूरी तरह से हक नहीं था। यहाँ से छात्र साधारण 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, जिन्हें किसिम्बरा कहा जाता था। ठीक है, तो जो छात्र थे वो 3 प्रकार के वस्त्र ही धारण करते थे, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें कहा जाता था किसिम्बरा कहते थे। अनुशासन क्या था, तो अनुशासन ये देखिएगा 5वीं हेडिंग है हमारी, उसके बाद में हम बात कर रहे हैं 6ठे पॉइंट की। ठीक है, तो आपको भी कुछ इसी टाइप से लिखना है। अनुशासन क्या था, तो बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र अनुशासन में रहते थे। आज के छात्र अनुशासन में रहते हैं नहीं भाई, नायक और नायिका बैठे हुए हैं, है ना, आंखें मिला ली, हाँ भाई सांकेतिक भाषा चल रही है। ठीक है, कि चलो भाई तुम चलो पानी पीने, मैं भी तुम्हारे पीछे से आ रहा हूँ। आजकल अनुशासन डिसिप्लिन समाप्त हो चुका है शिक्षा में। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं जो शिक्षा के डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, तो आप उन्हीं की तरह बनिएगा जो शिक्षा के डिसिप्लिन में हमारे साथ में है। उसके बाद में फूल पत्तियों को तोड़ना बिल्कुल पाबंदी थी, तोड़ नहीं सकते थे। आज क्या है भाई, उठाया गुलाब का फूल दे दिया, लो भाई आई लव यू,
गुलाब के फूल को देखे, है ना। तो ये सब नहीं था उस टाइम पे। श्रृंगार प्रसाधन का प्रयोग, अपशब्दों का बोलना, यानी कि अपशब्द भी तुम किसी से नहीं बोल सकते। तो मेन पॉइंट ये देखिएगा कि भाई सज धज नहीं सकते थे, यानी कि लाली लिपस्टिक की बात अगर करेंगे, क्रीम पाउडर नहीं कर सकते, तब फीमेल कैंडिडेट हो या मेल कैंडिडेट हो, कोई भी नहीं कर सकता था यहाँ से, ठीक है। सार्वजनिक स्थानों पर तमाशों का करना पूरी तरह से वर्जित था, यानी कि तुम तमाशे नहीं कर सकते थे सार्वजनिक स्थानों पर। तो देखिएगा ये जो पॉइंट हमारे बन रहे हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से पॉइंट बन रहे हैं हमारे। 7वां पॉइंट क्या था, स्नान। अब देखिएगा छात्र सुबह 4 बजे उठता था, छात्र सुबह 6 बजे उठता था, 5 बजे उठता था, 3 बजे उठता था, उसको स्नान करना बहुत जरूरी था। तो स्नान करना क्या था, अनिवार्य था। प्रतिदिन क्या था, ये देखिएगा, याद रखिएगा, प्रतिदिन, है ना। हमारे यहाँ पे सर्दियां चलती हैं तो लोग आज भी स्नान नहीं करते हैं। तो छात्र को प्रतिदिन स्नान करना बहुत ही महत्वपूर्ण था। दूसरे व्यक्ति से शरीर का मैल उतरवाना वर्जित था, यानी कि आप जो जा रहे हो कि मम्मी को आवाज लगाए, मम्मी ऐसा करो, हमारी पीठ मसल दो, तो नहीं मसल सकती थी। यानी कि वहां पे तुम दूसरे व्यक्ति से अपना मैल नहीं निकलवा सकते थे, खुद के ही पार्ट, यानी खुद के हाथों से ही, हम ऐसे करके हाथों से ही क्या कर सकते थे, मैल को निकलवा सकते थे। तो दोबारा से मैल नहीं निकलवा सकते थे। शरीर को लकड़ी से नहीं मल सकते थे, यानी कि लकड़ी से जो हम शरीर को मलते हैं उससे हम नहीं मल सकते थे। ये सब प्राथमिकता थी किसकी, बौद्धकालीन शिक्षा की। यहाँ से क्या थी, प्राथमिकता थी। भोजन क्या था, छात्रों को दिन में 3 बार भोजन करने का नियम था। तो भोजन तो ठीक ठाक मिलता था, छात्रों को कितनी बार मिलता था, तो छात्रों को दिन में 3 बार भोजन मिलता था। कितनी बार मिलता था, 3 बार भोजन मिलता था। भोजन शाकाहारी व शुद्ध होता था। आज की डेट में छात्र ऐसे हैं जो शाकाहारी है, मांसाहारी है, यानी जिनको हम कहते हैं सर्वाहारी की श्रेणी में भी रख सकते हैं। रात्रि के भोजन देखिए, रात्रि के भोजन में शिष्य व गुरु कहीं ना कहीं आमंत्रित होते थे, यानी कि शिष्य गुरु के यहाँ तो गुरु शिष्य के यहाँ, एक प्रक्रिया चलती रहती है। तो रात्रि में भोजन क्या था, दूसरे के घर पे होता था। तो आप इस टाइप से लिख सकते हैं कि रात्रि में भोजन क्या था, दूसरे घर पे होता है, जैसे कि शिष्य गुरु के घर या गुरु शिष्य के घर पे रहता था। तो ये भी पॉइंट हमारे स्पेशल पॉइंटों में गिने जाते हैं। और ये हमारी 8वां पॉइंट था, भोजन। तो भोजन दिन में 3 बार करना होता था, और रात्रि का भोजन एक दूसरे के साथ में मिलकर करते थे, मतलब अपने घर पे नहीं करते थे। तो भोजन शाकाहारी व पूरी तरह से शुद्ध शाकाहारी होता था यहाँ से। उसके बाद अब पॉइंट हमारा क्या है कि आधुनिक शिक्षा, जो आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्धकालीन शिक्षा की देन। तो अभी हम कैसे हैं, तो हमारी अभी जो शिक्षा है वो क्या है, आधुनिक भारतीय शिक्षा है। अब हम कंपेयर करेंगे कि जो आधुनिक शिक्षा है हमारी, जो बौद्धकालीन शिक्षा, उसका कंपेयर हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा पॉइंट था। तो आप भी कुछ इसी टाइप से पॉइंट लिखिएगा, ठीक है, कि आधुनिक भारतीय शिक्षा को बौद्ध शिक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। तो पूरी तरह से इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो देखते हैं कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी भारतीय शिक्षा और बौद्धकालीन शिक्षा में क्या क्या हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं। देखिए, खेल कूद व शारीरिक व्यायाम का आयोजन आज भी किया जाता है, पहले भी किया जाता था। यानी खेल कूद हम रखेंगे तो अपने शरीर को पूरी तरह से फिट भी रख पाएंगे। हम योगा आसन वगैरह करेंगे तो पूरी तरह से शरीर को यहाँ से फिट भी रखेंगे। सामान्य विद्यालयों का आयोजन आज भी होता है, पहले भी होता था। यानी कि सरकारी विद्यालय भी हमारे पहले होते थे, या तक्षशिला हो गया बौद्ध धर्म में, आपका नालंदा हो गया, बल्लभी हो गया, ये सब क्या थे, हमारे विश्वविद्यालय थे। वहां पे सार्वजनिक प्राथमिक शिक्षा का आयोजन भी था, ये भी आज भी है, पहले भी था हमारा। सभी धर्म वर्गों व जातियों के बालकों को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त थे, और ये पहले भी थे और ये आज भी है। यानी कि पहले भी शिक्षा के अवसर प्राप्त थे और आज भी शिक्षा के अवसर पूरी तरह से क्या है, प्राप्त है सभी लोगों के लिए। सामूहिक शिक्षा की पद्धतियों का आयोजन किया गया था। तो सामूहिक शिक्षा की पद्धतियों का पूरी तरह से क्या किया गया था, आयोजन भी किया गया था। ये पॉइंट हमारे यहाँ से बनते हैं आपके। तो देखिएगा कि आधुनिक भारतीय शिक्षा बौद्धकालीन शिक्षा की देन क्या है। तो बौद्धकालीन शिक्षा से ही ये सब पॉइंट आपके निकले हैं, जो हम आधुनिक शिक्षा में भी आज की डेट में प्रयोग करते हैं। तो सभी धर्मों को, किसी भी बच्चे की किसी भी जाति से हो, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि उसको स्थान वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर यहाँ से। उच्च स्तर पर सैद्धांतिक व प्रयोगात्मक शिक्षा का आयोजन किया गया था, यानी कि प्रैक्टिकल शिक्षा भी मिलती थी हमको और सैद्धांतिक शिक्षा भी हमको यहाँ से मिल रही थी। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अध्ययन की अवधि का आयोजन किया गया था। अध्ययन की अवधि का आयोजन किया गया था। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन किया गया था। स्त्रियों के लिए उच्च शिक्षा का आयोजन किया गया है। आधुनिक काल में पहले भी कुछ हल्का फुल्का मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। वहां पे व्यवसायिक व लाभप्रद विषयों का आयोजन किया गया था शिक्षा के लिए। माता पिता अभिभावकों के साथ
रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा की सुविधाओं का आयोजन किया गया था। यानी कि हमारे अगर मम्मी पापा यहाँ से गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ से अगर उनका ट्रांसफर हो जाता है तो हमें उसका भी आयोजन किया था, तो हमारा एडमिशन वहीं पर करा दिया जा सकता है जहाँ पे मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो उनके अभिभावकों के साथ रहने वाले बालकों के लिए शिक्षा का आयोजन किया गया था। देखिएगा, शिक्षा का आयोजन क्या लाभप्रद विषय के लिए किया गया था। और एक पॉइंट याद रखिएगा, स्त्री, तो आज में स्त्री शिक्षा यानी कि स्त्रियों की अगर हम बात करें तो भारतीय समाज में स्त्रियों की जो आज की डेट में जो देन है, यानी कि जो आज की डेट में उनकी उपलब्धि है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में हमारी हो चुकी है स्त्रियों को लेकर। तो स्त्री शिक्षा आज की डेट में क्या है, पुरुष के समथिंग थोड़ा सा लगभग में बराबरी चलती है, यानी कुछ 1-2% का डिफरेंस रहता है। वैसे भारत के एजुकेशन में महिलाएं क्या है, अग्रसर हो रही हैं आपके। तो देखिएगा, इतने तो पॉइंट हमको लिखने हैं। उसके बाद में हम शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य भी यहाँ से जान लेते हैं कि आधुनिक भारत में शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो चरित्र का निर्माण करना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप भी लिख सकते हो कि भाई चरित्र का निर्माण करना क्या है, शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। यानी कि हम जितना अच्छा हम पढ़ाई करेंगे तो लोग हमको उतना अच्छा ही समझेंगे। तो चरित्र का निर्माण करना भी हमारा प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी हमारा उद्देश्य है। यानी कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, यानी कि पूरे व्यक्तित्व जो है उसका विकास होगा वो किसके द्वारा होगा, शिक्षा के द्वारा होगा। नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों का ज्ञान भी होता है हमको। सामाजिक सुख व कौशल की वृद्धि भी होती है। संस्कृति का संरक्षण हमको मिलेगा, यानी कि हमारी धरोहर है जो हमें पता चलेगा कि इसके अंतर्गत क्या है हमारे, तो हमको किसके माध्यम से पता चलेगा, शिक्षा के माध्यम से पता चलेगा। जैसे हमारी कल्चर में यानी कि विश्व विरासत सूची में कोई टेम्पल शामिल है, कोई स्थल शामिल है वहां पर, तो उसकी जानकारी हमको कैसे मिलेगी, तो हमको जानकारी भी उसको शिक्षा के द्वारा ही हमको उसकी जानकारी मिलेगी। निष्ठा व धर्मात्मा का संचार करना क्या है, महत्वपूर्ण अवयव है किसके, आपके शिक्षा के। तो शिक्षा के कुछ प्रमुख उद्देश्यों को भी लिखिएगा पेपर में, जिससे हमारी आंसर राइटिंग में कुछ हमको अच्छे से पॉइंट मिल सकते हैं। देखकर अब हम कंक्लूजन को लिखेंगे, यानी कि अब हम लास्ट हेडिंग को लिखेंगे। तो हम उसके बारे में जो अभी तक हमने शिक्षा को पढ़ा है, जो हमने शिक्षा को यहाँ से देखा है, यानी कि हमारी जो एजुकेशन की जो डेवलपिंग पॉलिसी जो थी, जो नीतियां थी हमारी बौद्ध कालीन में, वो किस तरह से हमारी डेवलप हुई थी। तो हमने सभी कुछ तो पढ़ लिया यहाँ से कि हमारी जो नीतियां थी वो कैसे कैसे डेवलप हुई थी, यानी कैसे कैसे विकसित हुई थी, कैसे व्यक्ति वस्त्र धारण करते थे, कैसे लोग खाना खाते थे, शुद्ध शाकाहारी था या शाकाहारी खाना था, कैसे कैसे हमने लोगों को देखा, कैसे कैसे हमारे चरित्र का निर्माण हुआ, क्या हमारी प्राथमिकता थी, कैसे वस्त्र पहनते थे। तो इन सभी के बारे में अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझको बताइएगा। उसके बाद में अब हमारा क्या होगा, कंक्लूजन निकलेगा कि शिक्षा जो है सभ्यता का प्रमुख अंग है। तो देखिएगा, अगर हमारे यहाँ पर शिक्षा नहीं है तो हम डेवलप नहीं हो पाएंगे, और डेवलप नहीं हो पाएंगे तो हमारा मतलब इंग्लिश में कहते हैं डेवलपमेंट, यानी कि विकास नहीं हो पाएगा। तो सभ्यता का प्रमुख अंग, यानी कि हमें सीखने के लिए किसकी जरूरत है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी की हमको जरूरत है सीखने के लिए। तो सीखने के लिए सबसे जरूरी जो शब्द है वो क्या है, आपकी एजुकेशन पॉलिसी है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का, देखिएगा कि भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही शिक्षा का अत्यधिक एक बहुत ही अच्छा रूप रहा है, बहुत ही अच्छा स्वरूप रहा है, यानी कि बहुत ही अच्छा ज्ञान परक रही है, सुव्यवस्थित रही है और सुनियोजित थी। यानी कि शिक्षा क्या थी, प्राचीन भारत से ही बहुत पावरफुल रही है, यानी कि शिक्षा के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपकी शिक्षा, भारत में शिक्षा का ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, पहला एजुकेशन का टॉपिक है हमारा, जिसके व्यक्ति के लौकिक व पारलौकिक जीवन के लिए विभिन्न प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो विभिन्न प्रकार की शिक्षा भी हमको शिक्षा के द्वारा, अगर हमारे जिंदगी में, आप एक पहली लाइन याद रखिएगा, अगर आपने इस लाइन से पॉइंट को लिखा तो बिल्कुल याद रखिएगा, पूरे बटे पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो लिखेंगे कि शिक्षा सभ्यता का प्रमुख अंग है। उसके बाद में जो आपको हमने थ्योरी समझाई है तो उसको आप कंक्लूजन में भी बाद में लिख सकते हैं कि भारतीय समाज में शिक्षा प्राचीन काल से ही चली आ रही है, जैसे बौद्ध कालीन हो गई, मध्यकालीन हो गई आपके, ठीक है, जैन कालीन आपकी शिक्षा हो गई। तो यहाँ से कई प्रकार की शिक्षाओं का विवरण हम दे सकते हैं और मैंने आपको बताया भी है। तो किस तरह से हम पॉइंटों को यहाँ से लिखेंगे, तो जितना अच्छा आप लॉन्ग आंसर यहां से लिखेंगे तो लॉन्ग आंसर की जो शब्दों का जो संचार होना चाहिए इसमें, वो 250 से लेकर 300 तक आप लॉन्ग आंसर, अगर आप एक अच्छे से लॉन्ग आंसर पेपर में लिखते हैं यहाँ से बीएड के फर्स्ट ईयर के एग्जाम में, तो आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे, जो हमारी स्टेज चलती है यहाँ से। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, क्योंकि हमने आपसे बोला भी था कि आज हमारा पहला पार्ट आया है
तो हमारा कल दूसरा पार्ट भी यहाँ से आपके लिए अपडेट हो जाएगा। कल हमारे 2 पार्ट अपडेट हो जाएंगे, दूसरा और तीसरा। तो हम 3rd यूनिट तक कर लेंगे, उसके बाद में हम जो हमारा नेक्स्ट पेपर होगा उसके बारे में भी चर्चा हम करेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट को देखा है। तो सभी लोग अगर जिनको जिनको पीडीएफ चाहिए है, जिनको आंसर राइटिंग के लिए पीडीएफ चाहिए है कि सर मैं किस टाइप से लिख सकता हूं, तो मैं और भी एडिशनल जानकारी उनको दे सकता हूं यहाँ से। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द आपके साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।